कि साइबर क्राइम एक बढ़ती हुई चुनौती है। 20 से 25 साल के जो हमारे युवा हैं उनके साथ सोशल मीडिया संबंधित ज्यादा क्राइम हो रहा है। व्हाट्सएप टेलीग्राम में ऐसे ग्रुप में जुड़ करके कई बार आपके साथ ठगी हो जाती है और आपको कन्विंस कर लेते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जो है पूरा का पूरा एक स्कैम है कि साइबर क्राइम एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिस क्रम में ये अन्य अपराध से ऐसे अंतर आता है इसमें कि जो अमूमन हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हमारा कोई भी डिजिटल उपकरण यानी कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, उसके माध्यम से कोई अपराध किया जाता है तो उसको हम अमूमन अपने एक सिंपल बोलचाल की भाषा में साइबर क्राइम को परिभाषित करते हैं। तो ये अमूमन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसमें आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें अमूमन हम साइबर क्राइम को दो कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। एक आपका फाइनेंशियल साइबर क्राइम होता है, एक होता है आपका नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में अमूमन जो हुआ जैसे किसी के पैसे निकल गए या कोई ठगी हो गई, और नॉन फाइनेंशियल में हो गया कि किसी के फेक अकाउंट बन गया या कोई सोशल मीडिया में साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, कोई हैरेसमेंट कर रहा है। इसमें फर्दर हम 5 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ठगी का या जो भी परेशानी लोगों को होती है। उसमें पहला हमारा होता है बैंकिंग फ्रॉड, दूसरे हमारे होते हैं मोबाइल संबंधित फ्रॉड, तीसरे हमारे होते हैं कंप्यूटर से संबंधित फ्रॉड होते हैं, चौथा हमारा सोशल मीडिया हो गया, और 5वीं कैटेगरी हमारा महिलाओं और बच्चों से संबंधित होता है। तो ये 5 कैटेगरी हैं, बैंकिंग, मोबाइल, कंप्यूटर रिलेटेड, सोशल मीडिया और वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये 5 सब कैटेगरीज हैं जिसमें हम साइबर क्राइम को विभाजित करते हैं। पर मोटा मोटा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आपके 2 प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं आपके सारे दर्शकों को जागरूकता है तो बताना चाहूंगा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था सन 2019 में, जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसको हम शॉर्ट में NCRP पोर्टल कहते हैं, जिसका URL है www.cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पे जाकर के आप घर बैठे कोई भी फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, आप हर प्रकार की साइबर कंप्लेंट को घर बैठे दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके कभी भी पैसे की ठगी हो जाती है, पैसे निकल जाते हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है साइबर क्राइम, तो उसमें आप भारत सरकार की हेल्पलाइन है 1930। मैं रिपीट करता हूं 1930। ये 4 अंक हैं, इस पे तुरंत आप कॉल करिए। और यदि आपको ये नंबर याद नहीं होता तो आप 100 नंबर या 112 नंबर होता है उस पर भी आप डायल कर सकते हैं, परंतु हेल्पलाइन है 1930। इसमें आपको बताना चाहूंगा कोई टाइम लिमिट एज सच कोई परिभाषित है, कोई डिफाइन नहीं है। इसमें बस यही माना जाता है कि गोल्डन रूल हम बोलते हैं कि जैसे अमूमन आपने सुना होगा गोल्डन आवर, कि जैसे किसी एक्सीडेंट में किसी को 1 घंटे के अंदर आपने अब फर्स्ट एड या हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इसी प्रकार से जब किसी के पैसे निकल जाते हैं तो उसमें हम अमूमन 1 घंटा तो नहीं बोलेंगे, पर जितनी जल्दी हो सके, जितनी क्विक रिस्पॉन्स आप 1930 पे कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, उतनी ज्यादा संभावना होती है आपके पैसे के बचने की। तो कोई ऐसा टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। अगर आप 2 मिनट में कंप्लेंट दर्ज कराएंगे तो आपकी संभावना ज्यादा है, 20 मिनट में कराएंगे तो संभावना उतनी कम हो जाएगी। तो यही है। इसमें अमूमन जो हमने एक सैंपल स्टडी लास्ट ईयर किया था तो उसमें हमने देखा था 500 लोगों की जो हमें शिकायतें हमने एक स्टडी के तौर पर देखा था। तो उसमें हमने देखा कि जो 20 से 25 साल के जो हमारे युवा हैं उनके साथ सोशल मीडिया संबंधित ज्यादा क्राइम हो रहा है, और फिर 60+ जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ ज्यादा होता है। कारण क्या है कि जो 20 से 25 साल के जो हमने स्पेशली उत्तराखंड में देखा कि क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे कई यंगस्टर्स पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि पॉकेट मनी के चक्कर में वो कई बार सोशल मीडिया पे या कई बार इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से काफी एक्टिव होते हैं, तो कई बार उनके साथ ठगी हो जाती है। और फिर जो रिटायर्ड होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, क्योंकि उनको कई बार जागरूकता नहीं होती। तो ये 2 वर्ग हैं, 2 ऐसे ग्रुप हैं जहां पे हमने ज्यादा शिकायतें देखी हैं। इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें 2 प्रकार से हमने देखे हैं क्रिप्टो करेंसी संबंधित फ्रॉड। एक तो होता है कि आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कोई व्यक्ति अनजान ग्रुप में ऐड कर लेगा, और फिर वो आपको उसमें जो एडमिन होंगे, वो 5-6 एडमिन होंगे, कई सारे एडमिन होंगे, उसमें स्क्रीनशॉट्स डालेंगे और कहेंगे देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है, देखिए इतने लोगों को, एक फर्जी स्क्रीनशॉट, कितने लोगों को मुनाफा हुआ, इसमें आप भी निवेश करिए। तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम में ऐसे ग्रुप में जुड़ करके कई बार आपके साथ ठगी हो जाती है और आपको कन्विंस कर लेते हैं। दूसरा हमने देखा है कि कई बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई ऐसे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, पेड एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जिसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सामने वाले को भ्रामक सूचना देते हैं कि देखिए ये फला सेलिब्रिटी है या फला व्यक्ति है, इसने इस प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया था। या फिर आजकल AI जनरेटेड वीडियोज आ गए हैं कि जहां पे किसी की भी फोटो, किसी का भी वीडियो मॉर्फ करके वो कहते हैं कि देखिए हमने इस प्रकार से पैसे लगाए थे, या कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर होगा वो आपको कन्विंस करेगा, उसका फेक वीडियो आपको कन्विंस करेगा, और आप अमूमन ऐसे अनजान प्लेटफॉर्म से पैसे लगा देते हैं जिसमें अमूमन क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। तो उससे कई बार लोगों के पैसे चले जाते हैं। डार्क वेब में कहूंगा कि एक्चुअली साइबर क्राइम नहीं होता, परंतु जो साइबर क्राइम का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि अमूमन कई ऐसे हमारे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मलिशियस प्लेयर, या ऐसे कुछ खुराफाती लोग
जो डार्क नेट पे उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो संदेह पूर्वक होती हैं, कुछ सस्पेक्टेड होती हैं, जहां पे वो हो सकता है कि कुछ इलीगल सामान बेच रहे हो या ड्रग्स बेच रहे हो, तो उनकी उपस्थिति प्रेजेंस जो है डार्क नेट पे कई बार देखी गई है। और जिस तरीके से उसका जो इकोसिस्टम जो तंत्र है वो थोड़ा सिक्योर्ड है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट डार्क नेट यूज करना अपराध नहीं है, परंतु डार्क नेट पे जो इलीगल एक्टिविटीज होती है वो बेसिकली अपराध की कैटेगरी में और साइबर क्राइम की कैटेगरी में भी आती है। डिजिटल मनी ट्रेल का जो है, जैसे हमारा 1930 मैंने आपको बताया, 1930 हेल्पलाइन बताया, तो भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा ही इसमें तुरंत मनी ट्रेल बन के आती है कि जिसमें अलग अलग बैंक सूचित करते हैं कि ये पैसा किन किन अकाउंट्स में गया, फिर फर्दर किन अकाउंट्स में गया। दूसरी चीज क्या है कि जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी हम मैनुअली करते हैं कि इसमें नोटिस देते हैं, नोटिस दे करके संबंधित बैंक या किसी उससे हम डिटेल प्राप्त करते हैं, फिर फर्दर हम चेक करते हैं कि ये पैसा जो है ट्रांजेक्शन ये कहां से कहां गया। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ इट ऑल गोज। इसमें क्या है कि जो 1930 का हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें भारत सरकार जो गृह मंत्रालय ने बना रखा है, जिसमें समस्त जो नोडल अधिकारी हैं बैंकों के वो आपके दिल्ली में बैठते हैं। तो उसमें ये उनकी एक कह सकते हैं जो उनका एक मैकेनिज्म है वो यही होता है कि जब 1930 पे फोन आता है तो वो एज अ प्रोटेक्शन, एज अ प्रिवेंशन वो क्या करता है, जिन जिन अकाउंट से पैसा गया उनको वो फ्रीज मारता है, जिससे कि पैसा आगे ना निकल पाए और किसी और के साथ ठगी ना हो। फिर उन अकाउंट से किसी और में पैसा अगर जा रखा है तो उनको भी फ्रीज मारता है। तो ओवरऑल क्या है कि जो खाता फ्रीज होने का सिस्टम है वो एक गुड वे है कि एक प्रिवेंटिव मेजर है कि कल को अगर कोई संदेह पूर्वक कोई खाता प्रकाश में आता है या जिसमें पैसा गया हो तो उनको हम फ्रीज, मतलब कि वो पूरा जो प्रणाली है वो फ्रीज कर देता है। अब क्या है कि कल को अगर आपका जेन्युइन अकाउंट है तो आप उसमें कंसर्निंग जिस भी पुलिस स्टेशन से अकाउंट पर फ्रीज लगाए वहां आपको अप्रोच करना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके बताना पड़ेगा कि आपका अकाउंट आप जेन्युइन है या क्यों फ्रीज हुआ था, तो अकाउंट खुल भी जाते हैं। पर जो पूरा प्रोसेस है वो गृह मंत्रालय द्वारा ही संचालित किया जाता है दिल्ली से। इसमें मैं आप सभी जितने भी दर्शक हैं उनको जागरूकता है तो बताना चाहूंगा कि जो आपको कोई भी लोन का मैकेनिज्म है, आप सबसे मेरा बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन बैंक की एप्स हैं, जैसे एसबीआई का योनो ऐप हो गया, पीएनबी का पीएनबी वन हो गया, सारे बैंक के अपने अपने ऐप्स होते हैं। आपको कोई भी लोन का प्रोसीजर करना है, प्रक्रिया करनी है, तो आप संबंधित फिजिकली जा सके तो बैंक में जाइए। अदरवाइज उनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है और जो ऑफिशियल ऐप है उसी के माध्यम से आवेदन करिए। बाकी जितने आपके बहुत सारे ऐसे लोन ऐप्स आ गए जिसमें कई सारे चाइनीज लोन ऐप्स हैं जो आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस ले लेगी, आपकी फोटो गैलरी एक्सेस ले लेगी, तो आपको इन प्रकार की ऐप से या इन प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उनसे बचना है। बिल्कुल डिजिटल अरेस्ट में बताना चाहूंगा कि ये लीगली कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। ये बेसिकली क्या है कि जो ये वर्ड आया है वो आया है कि जिस प्रकार की हमें शिकायतें या हमने प्रार्थना पत्र देखे हैं जिसमें लोगों ने बताया कि इस प्रकार से ठगी हो गई, तो उसमें उनको बताया गया कि मुझे फोन आया था, वीडियो कॉल में रखा गया, फिर मुझे उन्होंने कहा कि आपको सर्वेलेंस पर रखा गया है, आपको आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट आ गया है, नोटिस आ गया है। तो उसमें जो धमकाया जाता है, डराया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है उसी से वो डिजिटल अरेस्ट कंसेप्ट आया। अब ये क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी अनजान व्यक्ति है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपको अप्रोच करेगा, वो बोलेगा मैं फला फला पुलिस या कोई एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी से बात कर रहा हूं, और आपकी इसमें वो फर्जी बोलेगा कि आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, आपके खिलाफ कोई नोटिस आएगा, कोई वारंट आएगा, कोई समन आएगा, और वो कहेगा कि अगर आपको उसमें बचना है तो आप ऑनलाइन मेरे साथ वीडियो कॉल पे आइए। जब आप वीडियो कॉल पे जाएंगे तो आपके सामने जो ऑफिस दिखाया जाएगा वो एक फेक सेटअप होगा, एक फेक ऑफिस होगा। तो वो क्या आपको डराएगा, वो कोई ऑफिसर बन करके एक फेक यूनिफॉर्म भी पहनेगा और आप घबरा करके बोलेंगे, आप सरेंडर कर जाएंगे, आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लूज कर जाएंगे। इतना ज्यादा ब्रेन वॉश होता है। और फिर वो आपको डरा करके आपसे पैसे मांगेगा। इस प्रोसेस में आप कई लोग पैसे दे भी देते हैं। हमने पिछले साल काफी बड़े बड़े मैटर भी देखे। तो अल्टीमेटली फिर जब सारे पैसे निकल जाते हैं उसके बाद पब्लिक हमें अप्रोच करती है, असली पुलिस को, कि थाने पे आती है, कहती है कि सर ये एफआईआर कर दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था डिजिटल अरेस्ट है। इस क्रम में भारत सरकार और राज्य सरकार सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जागरूकता किया गया है और लगातार जागरूकता किया जा रहा है कि लोगों तक ये बात मैसेज पहुंचे कि जो डिजिटल अरेस्ट जो है पूरा का पूरा एक स्कैम है।